देख लेते हैं महान्यायवादी को। स्टार्ट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी। इसके स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए, जिससे क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। मतलब इसी सेक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। महान्यायवादी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। उनको देख लेते हैं कुछ चीज़ें क्या क्या। जैसे अटॉर्नी जनरल जो है उसका संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 76। ध्यान रखिएगा क्या, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है 76, उसमें महान्यायवादी का जो होगा उसका वर्णन मिलता है। एक और चीज पूछी जाती है क्या, मोटी मोटी चीज ध्यान रख लीजिएगा कि अगर पूछे महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो नियुक्ति जितनी भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के जितने भी अध्यक्ष होते हैं या जो भी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो लगभग प्रेसिडेंट ही करता है सबकी। तो क्या ध्यान रखना है, अनुच्छेद 76 ध्यान रखना है, नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कार्यकाल जो होता है इसका कहीं भी संविधान में इसका वर्णन नहीं दिया गया है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है इनका। ठीक है, जैसे कुछ जगहों पे देखा होगा आपने 6 वर्ष और 65 वर्ष दे रखा है, उस हिसाब से इसका कोई कार्यकाल नहीं है। इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया संविधान में। ठीक है, और इसको कार्यकाल का निश्चित नहीं किया गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत। मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा इसको उसके पद पे बना के रखेगा, अन्यथा जब चाहेगा प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है, तो इसी को कहते हैं प्रसाद पर्यंत। तो ये क्या है, जो महान्यायवादी, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है बहुत बार कि महान्यायवादी क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है कौन, महान्यायवादी। तो इतनी चीजें मोटी मोटी ध्यान में रखिएगा क्या क्या। अटॉर्नी जनरल जो होता है उसमें अनुच्छेद 76 में उसका वर्णन है, भारतीय संविधान में नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, और ये कार्यकाल इनका कोई निश्चित नहीं होता। साथ ही ये क्या, राष्ट्रपति जो के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो इतनी चीज में ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं बुक में क्या क्या दिया हुआ है, उनको पढ़ लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे मैं पीटी लिखता चलता हूँ। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना, अनुच्छेद 76 हमने पहले बता दिया, यहाँ पे पीटी लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। और क्या दिया गया, भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है, और ये देश का क्या होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया नियुक्ति और कार्यकाल के संबंध में प्रावधान क्या है इसके, तो इसको देख लेते हैं। इस संबंध में दिया गया है जो अटॉर्नी जनरल है, जिसको हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं, कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, हमने बता दिया। योग्यताएं, उनका कौन सी योग्यता इनके लिए निर्धारित होनी चाहिए महान्यायवादी की, तो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है, अगर कोई उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो कोई न्यायाधीश बनना चाहता है, तो उसकी जो योग्यता होगी, ठीक है, उसकी जो योग्यता होगी उसी तरह की योग्यता किसकी, महान्यायवादी की भी होनी चाहिए, तभी उसको उसके पद के लिए चुना जाएगा। तो योग्यताओं में मतलब क्या क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के जैसे न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, उसी वही योग्यता इसकी भी होनी चाहिए, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी योग्यता क्या होती है, उसको देख लेते हैं। पहली चीज क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक जरूर से जरूर होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, उच्च न्यायालय की या देखो पहली क्या हो गई, नागरिक होना चाहिए भारत का। ठीक, दूसरी योग्यता क्या है, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो और 5 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव हो। दूसरी योग्यता क्या हो गई, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उसने कार्य किया हो, कितने, 5 वर्षों तक की, या फिर किसी हाई कोर्ट में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो। और तीसरी योग्यता क्या है, किसी जो वकालत किया हो किसमें, किसी हाई कोर्ट में, उसका 10 वर्ष का अनुभव हो। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। और चौथी योग्यता जो की है, राष्ट्रपति के अनुसार वह न्यायिक मामलों का अगर योग्य व्यक्ति है तो वो भी चुना जा सकता है। तो पहली चीज क्या है, नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष के लिए कार्य किया होना चाहिए। तीसरा क्या है, तो हाई कोर्ट के वकील के रूप में उसने करीब 10 वर्ष की प्रैक्टिस की हो, और प्रैक्टिस मतलब अनुभव होना चाहिए उसको 10 वर्षों का हाई कोर्ट में। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। और क्या, राष्ट्रपति के अनुसार अगर वह कोई न्यायिक मामले का योग्य व्यक्ति है तो भी वो महान्यायवादी बन सकता है। और यही योग्यताएं किसके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनके लिए भी यही योग्यताएं तय की गई हैं। तो एक लाइन में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लगता है कि महान्यायवादी पद के लिए क्या वही योग्यता चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद के चुने जाने की योग्यता है, तो हाँ ये राइट आंसर होगा इसका, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे दिया गया, कार्यकाल निश्चित नहीं है, जैसा हमने स्टार्टिंग में बता दिया। इसके अलावा संविधान में उसे हटाने के लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, ना ही उसका टेन्योर निश्चित किया गया है। ठीक, और ना ही उसको जो हटाने की प्रक्रिया है उसको भी निश्चित नहीं किया गया है। ना टेन्योर निश्चित है, ना हटाने की प्रक्रिया निश्चित है। नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो पद पर बना रह सकता है। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, इसलिए क्यों कहते हैं ये प्रसाद पर्यंत, क्योंकि ना इसका टेन्योर निश्चित है, ना हटाने की कोई प्रक्रिया दी गई है।
मतलब उसके पद की सुरक्षा भी नहीं है और ना ही कोई टेन्योर दे रखा है कि कितने वर्षों तक ये उस पर रहेगा अपने पोस्ट पर। तो इसीलिए क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो इतनी चीज इसमें ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, हमने स्टार्टिंग में बता दिया क्या, इसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसकी जो योग्यताएं हैं ये भी ध्यान रख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वही योग्यता इसको भी चाहिए होती। तो ये सब पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनकी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं पीटी योग्यता में जो योग्यता ध्यान रखनी चाहिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने स्टार्टिंग में भी बता दी मोटे मोटे तौर पर। आगे दिया क्या, उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। परंपरा ये चलती आ रही कि जब सरकार जो होती है, अगर सरकार कोई मान लीजिए एक सरकार चल रही है बीजेपी की, और बीजेपी का जो महान्यायवादी होगा, ठीक है, अगर बीजेपी की सरकार चली जाती है, ये एक परंपरा चलती आ रही है, अगर बीजेपी की सरकार चली जाती है और मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बनती है, तो कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो बीजेपी के समय जो महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा वो अपने पद से क्या उसे त्यागपत्र देना होता है, ठीक है। तो यही लिखा है उसमें, परंपरा यह है कि जब सरकार त्यागपत्र दे देती है और वो बदल जाती है तो उसे त्यागपत्र देना होता है किसे, महान्यायवादी को, क्योंकि उसकी नियुक्ति किससे होती है, सरकार की सिफारिश पर होती है। तो ठीक है, नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति करता है, किसकी सिफारिश पर होती है, ये ध्यान रखिएगा, सरकार की सिफारिश पर होती है। आगे क्या दिया गया, संविधान में ना इसके पारिश्रमिक तय किया गया है और उसे राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। मतलब उसको जो वेतन होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है महान्यायवादी का, उसी के अनुसार उसको क्या पारिश्रमिक मिलता है और संविधान में तय नहीं किया गया। तो इतनी चीज देख ली हमने। देख लेते कार्य और शक्तियों के संबंध में क्या प्रावधान दिए गए इसमें। तो कार्य और शक्तियों के संबंध में जो प्रावधान दिए गए उसमें क्या है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। कौन कौन से कर्तव्य देख लेते हैं, 3 प्रकार के यहाँ पे कर्तव्य दिए गए हैं। पहला क्या है, भारत सरकार को विधि से संबंधित जैसे भी विषय होंगे उस पर सलाह देगा जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। अगर क्या दिया है, पहला कर्तव्य क्या है राष्ट्रपति का, कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा जो राष्ट्रपति उसको सौंपेगा। दूसरा दे रखा है, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा इसे सौंपे गए हों। तीसरा क्या है, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का भी निर्वहन करेगा। कुछ कार्य सौंपे जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को, तो देख लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं। तो जो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को कार्य सौंपे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों को लेकर क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होगा। ये मान लीजिए अगर भारत सरकार का कोई केस पेंडिंग है उच्चतम न्यायालय में, तो क्या करेगा, राष्ट्रपति इसको बताएगा कि जाके वहां पे पेश होइए सरकार की तरफ से, मतलब जो सरकार उस समय चल रही है। तो वही लिखा है, भारत सरकार की ओर से संबंधित मामलों को लेकर कहाँ होगा, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होगा। दूसरा जो दे रखा है इसका कार्य क्या है, संविधान का अनुच्छेद जो 143 है उसी के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। तो संविधान का 143 जो अनुच्छेद है उसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। कौन करेगा, महान्यायवादी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो अनुच्छेद 143 है उसमें क्या दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई होती है उसका अधिकार होता है इसको। तो सरकार से संबंधित अगर कोई भी मामले में सुनवाई चल रही किसमें, उच्च न्यायालय में, तो इसको अधिकार होगा वहां पे सुनवाई का। तो ये कार्य और इसके देख लिए हमने, कार्य और शक्तियां। आगे देख लेते हैं इसकी कुछ अधिकार मर्यादाएं सुनिश्चित की गई उनको देख लेते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को क्या होता है, सुनवाई का अधिकार होता है। कोई भी अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, जितने भी न्यायालय हैं भारत के क्षेत्र में, उनमें महान्यायवादी जो होगा उसको सुनवाई का अधिकार होगा भारत सरकार। मतलब यह है कि भारत सरकार से संबंधित अगर कोई मामला होता है तो उसमें किसी भी जो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी अदालत हो, वहाँ पे इसको सुनवाई का अधिकार होता है। इसके साथ ही क्या होता है, ये संसद के दोनों सदनों में बोलने का, कार्रवाई में भाग लेने का और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है उसमें मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार होगा। मतलब अगर कोई बैठक चल रही है, ठीक है, दोनों सदनों की, चाहे संयुक्त बैठक चल रही हो, चाहे कोई अलग अलग बैठक चल रही हो, ठीक है सर, मान लीजिए लोकसभा की बैठक चल रही है, राज्यसभा की चल रही है, या इन दोनों की संयुक्त बैठक चल रही है, ज्वाइंट सिटिंग, जिसको अनुच्छेद 108 में मेंशन किया गया, इनकी कोई भी बैठक चल रही हो, इसमें क्या करेगा, बोलने का अधिकार होगा इसका। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट क्वेश्चन बहुत बनता है। बोलने का अधिकार होगा, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, बैठने का अधिकार होगा,
लेकिन मताधिकार मतलब मत नहीं कर सकता। अगर किसी चीज़ को पास कराने के लिए वोटिंग होती है तो उस समय क्या इसको अधिकार कौन सा नहीं होगा, मत का अधिकार नहीं होता है। ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मत का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, मताधिकार नहीं होता है। उसके बगैर ये चाहे संसद में किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोलने का अधिकार होगा, ठीक है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मताधिकार का भाग नहीं होता। ये पॉइंट जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। एक संसद की तरह ही इसको जो सांसद होते हैं, ये संसद लिखा है यहाँ पर, एक सांसद सदस्य की तरह जो है क्या होगा इसको, सॉरी सांसद की तरह या संसद सदस्य की तरह ही इसको सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। आगे दे रखा है महान्यायवादी जो होगा निम्नलिखित सीमाएं दी गई हैं ताकि उसके कर्तव्यों के तहत क्या किसी तरह का संघर्ष या जटिलता ना रहे। मतलब ऐसी कोई कुछ सीमाएं पहले बता दी गई हैं ताकि अपने वो कर्तव्यों को निर्वहन करता है तो उसमें किसी तरह का संघर्ष या जटिलता ना हो सरकार के साथ। तो यही दे रखे हैं, कौन कौन से क्या दिए हैं इसकी सीमाएं। पहली प्रकार की सीमा जो दे रखी क्या, भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। दूसरी सीमा क्या दे रखी, जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी का निदेशक पद ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक है। भारत सरकार जब इसको बोलेगी तभी यह ऐसे प्रकार के पद धारण कर सकता है, और जब भारत सरकार ही कहेगी तभी यह क्या कर सकता है, उसके ओर से पेश हो सकता है, और बिना किसी उनकी अनुमति के किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। तो इतनी प्रकार की इसमें सीमाएं आरोपित की गई किसमें, महान्यायवादी के पद की। आगे दिया क्या, हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता, आपको पता होगा, क्योंकि पूर्णकालिक वकील कौन होता है, सरकार का जो मतलब परमानेंट होते हैं। तो ये परमानेंट नहीं होता है, ये पूर्णकालिक वकील नहीं है, इसको नियुक्त किया जाता है कुछ समय के लिए और सरकार गिरती है तो जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया इसको त्यागपत्र देना पड़ता है। वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे क्या निजी विधिक कार्रवाई से रोका नहीं जा सकता। तो अगर ये सरकारी श्रेणी की कर्मी में आता भारत सरकार की ओर से तो उस पर विधिक जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकती थी, लेकिन क्या अब विधिक कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि ये सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता और भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील भी नहीं है। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। आगे क्या दे रखा है, महान्यायवादी देख लिया हमने। भारत का महाधिवक्ता के संबंध में कुछ प्रावधान दे रखे हैं इसकी सहायता और सलाह के लिए। किसकी, महान्यायवादी की सहायता और सलाह के लिए जो महाधिवक्ता एक पद होता है और एक अपर महाधिवक्ता पद होता है, उसके संबंध में देख लेते हैं प्रावधान। महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं। कौन कौन से, ये हैं कौन कौन से, भारत सरकार का महाधिवक्ता हो गया और अपर महाधिवक्ता हो गया। तो महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी अधिकारी कौन कौन से हो गए, ये दो और हो गए, भारत सरकार का महाधिवक्ता हो गया और अपर महाधिवक्ता हो गया। ये क्या करते हैं, महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं। और ये जो महान्यायवादी का पद है वो संविधान में अनुच्छेद में 76 में तो वर्णित है, लेकिन महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 76 में नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाए कि महाधिवक्ता का पद क्या संवैधानिक पद है, तो नहीं है। तो इन दोनों का संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है, इसलिए संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन ये भारत सरकार का एक अन्य कानूनी अधिकारी की श्रेणी में आते हैं जो किसकी सहायता सलाह के लिए होते हैं, वे होते हैं किस, महान्यायवादी की सहायता सलाह के लिए। आगे दे रखा है क्या, महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य भी नहीं होता और सरकारी स्तर पर अगर कोई विधिक मामला होता है, विधि से रिलेटेड कोई मामला देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में पृथक विधि मंत्री बनाए जाते हैं। तो ये कैबिनेट का सदस्य नहीं होता सरकार का, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या ये कैबिनेट का सदस्य नहीं होता सरकार का, इतनी चीज ध्यान रखिएगा। और अगर कैबिनेट का सदस्य नहीं होता इसीलिए क्या अलग से विधि मंत्री बनाए जाते हैं अगर सरकारी स्तर पर कोई विधि मामलों की देखने के लिए। इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। इसी की तरह एक राज्यों में कौन सा पद होता है, तो राज्यों में भी पद होते हैं, अभी ये अनुच्छेद हम देख लेंगे आगे। इसी तरह राज्यों में एक पद होता है एडवोकेट जनरल, किसका, राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनके पद दिए हैं राज्यों में। ये भी एक तरह का संवैधानिक पद है, तो उसको देख लेते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो होते हैं राज्य के महाधिवक्ता, उसके पद के बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं। जैसा क्या ध्यान रखना है, राज्यों का जो महाधिवक्ता है संवैधानिक पद है, अनुच्छेद किसमें 165 में इसका वर्णन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है किसमें, अनुच्छेद 65 में बता दिया। और ये राज्य सरकार का, जैसे महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, उसी प्रकार से जो महाधिवक्ता होता है वो क्या होता है, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। तो ध्यान क्या क्या चीज रखनी है हमने इसमें बता दिया। अनुच्छेद 165 ध्यान रखिएगा, जो राज्य के महाधिवक्ता का पद दे रखा है, ठीक उसी प्रकार जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है सरकार का,
उसी प्रकार ये क्या होता है, जो राज्यों के महाधिवक्ता होते हैं, जो राज्य के अंदर जो महाधिवक्ता होते हैं, मान लीजिए हर स्टेट में महाधिवक्ता होगा, जितनी भी सरकारें हैं उनके जो महाधिवक्ता होंगे वो भारत का जो एक महान्यायवादी होता है उसके अनुपूरक के तौर पर एक कार्य करते हैं। आगे देख सकते हैं इनकी नियुक्ति और कार्यकाल के संबंध में कुछ प्रावधान। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार की केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार जो राज्यों में उनकी महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। उनमें क्या, जैसे केंद्र में हमने देखा था महान्यायवादी के लिए क्या चाहिए था, हमें सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा उसकी योग्यता चाहिए होती है नियुक्ति के लिए। ठीक उसी प्रकार राज्यों में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, किनमें, जो भी राज्यों के महाधिवक्ता चुने जाने हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक के न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। और आगे दिया गया संविधान में भी इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से महान्यायवादी के कार्यकाल को सुनिश्चित नहीं किया गया है कहीं भी, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे केंद्र में जो महान्यायवादी है वो किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक उसी प्रकार राज्यों में ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है और अपने पद से त्यागपत्र देकर भी वो कार्य मुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र तभी देते हैं जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे सकती है। तो जितनी भी सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं महान्यायवादी के संदर्भ में, ठीक उसी प्रकार की इसके भी कार्य हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद बस दोनों के बदले 76 और इधर 165। और राज्यों में अगर कोई भी चीज़ पूछे महाधिवक्ता के संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा गवर्नर ही इनकी नियुक्ति करेंगे और गवर्नर ही जो हैं वो क्या करेंगे, इनके कार्यकाल को भी निश्चित करेंगे। इनका मतलब कार्यकाल तो कोई निश्चित नहीं होता है, गवर्नर के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा आप। आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्ते निश्चित नहीं किया गया, तो संविधान में क्या, जो महाधिवक्ता होता है राज्यों के, उसके वेतन भत्ते निश्चित नहीं किए गए। निर्धारण कौन करेगा, तो जैसे वहाँ राष्ट्रपति करता है इसी प्रकार से यहाँ पे राज्यपाल इनका निर्धारण करेगा। कार्य और शक्तियों के संबंध में कुछ प्रावधान देख सकते हैं, क्या कि वह मुख्य कानून अधिकारी होता है, ठीक है, राज्य का। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कार्य क्या, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं इनको। तो राष्ट्रपति भी इनको कुछ विधि संबंधी विषय सौंपते हैं, जिस संबंध में क्या है, राज्य सरकारों को सलाह देंगे। साथ ही विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेंगे जो राज्यपाल द्वारा इनको सौंपे गए हैं। संविधान या अन्य जो विधि बनाई गई है उसके द्वारा प्रदान किए जो भी कार्य हैं उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो ठीक उसी प्रकार कार्य और शक्तियाँ इनकी जिस प्रकार से केंद्र के महान्यायवादी की थी। आगे दे रखा है, अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में समक्ष सुनवाई का अधिकार होगा। तो राज्य के अंतर्गत जो भी न्यायालय होंगे उसके समक्ष सुनवाई का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में या संबंधित समिति या उस सभा में जहाँ भी वह अधिकृत है में बिना मताधिकार के बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा। इसी ठीक उसी प्रकार जैसे महाधिवक्ता को मताधिकार का जो है वो अधिकार नहीं दिया गया है, और बाकी वो चाहे संसद में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, किसी समिति में भाग ले सकता है, लेकिन मताधिकार मत नहीं दे सकता। तो उसी प्रकार ये भी राज्य के विधानमंडल में, या एक सदन वाला विधानमंडल हो या दोनों सदनें हो, विधान परिषद या विधानसभा, उसकी बैठक में भाग ले सकता है, मतदान नहीं कर सकता है, बोलने का भी अधिकार होगा। तो ये सारे कार्य उसी प्रकार हैं। उसे वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के सदस्य किसी भी सदस्य को मिलते हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हमारा अभी महान्यायवादी और महाधिवक्ता हमने पूरा भी देख लिया। इसमें संबंधित कुछ अलग से जो अनुच्छेद दिए गए इनको याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत। जैसे पहला अनुच्छेद 76 क्या है, भारत के महान्यायवादी के पद को बताता है। अनुच्छेद 88 क्या बताता है कि महान्यायवादी के संसद के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े अधिकार के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 88 में 105 क्या है, अनुच्छेद 105 बताता है महान्यायवादी की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा। तो ये 3 अनुच्छेद महान्यायवादी से संबंधित ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर लोग सिर्फ 76 ध्यान रखते हैं। अगर महान्यायवादी से संबंधित और दिए 2 अनुच्छेद दिए हैं, कौन से, 88 और 105। तो हम 88 में क्या है, महान्यायवादी के संसद के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े अधिकार के संबंध में प्रावधान है। और 105 में महान्यायवादी की शक्ति, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा। तो 105 आपको पता होगा संसद के सदस्यों की विशेषाधिकार और ये जितने भी पद होते हैं इनकी विशेषाधिकार के संबंध में प्रावधान करता है, तो वही इसमें भी दिया गया है।
एडवोकेट जो स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है उसके देख लेते हैं संबंध में। जैसे वहाँ पे अनुच्छेद 76 था, वैसे इस प्रकार यहाँ पे अनुच्छेद 165 दिया जो राज्य के महाधिवक्ता के पद के संदर्भ में व्याख्या करता है। अनुच्छेद 177 क्या बताता है कि राज्य विधायिका के सदनों, जैसे वहाँ पे अनुच्छेद 188 दिया गया, यहाँ पे 177 है। और 194 क्या, महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा। ठीक उसी प्रकार जैसे महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद 105 में वर्णन किया गया है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब कुछ देख लेते हैं। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखी हैं कई सारी, तो उस संबंध में कुछ अनुच्छेदों का यहाँ पे वर्णन दिया है, लिस्ट दे रखी है। इसको मैं अपलोड कर दूंगा और एक बार मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। जैसे 76 हम देख हैं, क्या है महान्यायवादी। 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में हम ऑलरेडी लेक्चर ले चुके हैं। महाधिवक्ता के संबंध में भी लेक्चर ले लिया हमने। राज्य वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग के संबंध में भी ये जो दे रखा है कौन सा, ये आर्टिकल जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आते ही इससे कि 243 आई का संबंध किससे है, तो राज्य वित्त आयोग से। और 243 के का संबंध अगर आपसे पूछे तो राज्य निर्वाचन आयोग से। और 243 ZG जो ZD है उसका संबंध किससे है, 243 ZD का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है जिला योजना समिति से। और ZI का संबंध किससे है, ZE का सॉरी, तो महानगरीय योजना समिति। तो ध्यान रखिएगा, ZD का संबंध किससे है, तो जिला योजना समिति। और ZI का संबंध किससे है, तो ZI का संबंध है महानगरीय योजना समिति। और निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग तो जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अंतर्राज्यीय परिषद एक बहुत आर्टिकल पूछा जाता है। अनुच्छेद 263 में 280 वित्त आयोग दे रखा है। 307 में अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य आयोग दे रखा है, उस संबंध प्रावधान। और 315 ये लोक सेवा आयोग है, ये हम कवर कर चुके हैं पूरा। निर्वाचन आयोग भी कवर कर चुके हैं हम, ठीक है। 338 में क्या, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के संबंध में प्रावधान दिया गया। पहले केवल 338 में ही जाति और जनजाति दोनों के लिए अलग था, फिर जनजातियों का अलग से अमेंडमेंट करके क्या 338 से जोड़ दिया गया, जिसमें जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा कर दी गई। 339 अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में प्रावधान करता है। और पिछड़ा वर्ग आयोग 340 में है। 344 में राज्य भाषा आयोग और संसद की राजभाषा समिति के संदर्भ में प्रावधान है। और 350 भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी के संबंध में प्रावधान करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितनी है उनसे संबंधित या जो अनुच्छेद यहाँ पे दे रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार और पढ़ लीजिएगा, जब PDF अपलोड करूँ मैं तो वहाँ पे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें देख ली आज के इस लेक्चर में। हमने महान्यायवादी के जो कार्य होते हैं उसको नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद कौन से हैं उसके संबंध में, और सारी चीज़ें देख लिया। कार्यकाल क्या देख लिया, प्रसाद पर्यंत क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, सारी चीज़ देख ली। और राज्य का जो महाधिवक्ता है उसके संदर्भ में भी सारे प्रावधान हमने आज देख लिए हैं। तो आई होप अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई दिक्कत या कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई दिक्कत या कमी रह जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।